सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं अपने YouTube ट्यूटोरियल पर जो चैप्टर लेकर आया हूँ वह भारतीय इतिहास का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है, विशेषकर आधुनिक भारतीय इतिहास का, क्योंकि इसके बिना आधुनिक भारतीय इतिहास पूरा हो ही नहीं सकता, अधूरा ही रहेगा। और यह घटना है 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास का वो एक स्वर्णिम अध्याय माना जाता है जिसके बिना हम भारत की आज़ादी की भी कल्पना नहीं कर सकते। आज भारत को जो आज़ादी मिली है उस भारत की आज़ादी में 1857 की क्रांति का अभूतपूर्व योगदान है। उस घटना के बिना हम भारतीयों में कभी आज़ादी के प्रति वो देश प्रेम, वो राष्ट्र भावना आ ही नहीं सकती थी। इसलिए आज का चैप्टर जो आधुनिक भारतीय इतिहास की आधारशिला मानी जाती है, जिसके बिना हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों को भी नहीं पढ़ सकते। तो आइए आज हम शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का चैप्टर काफ़ी बड़ा है, उसके कारण भी है, परिणाम भी है, असफलता के कारण भी है, उसका नेचर भी है और उस क्रांति में प्रमुख क्रांतिकारी कौन कौन से थे इसके बारे में। तो आज के हम पहले भाग में पढ़ेंगे 1857 की क्रांति का नेचर या प्रकृति, और इस क्रांति में प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे, उन्होंने किस स्थान पर क्रांति का नेतृत्व किया था और किन अंग्रेज अधिकारियों का सामना भी किया था। तो आइए आज हम अतीत की शहर में चलते हैं। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बारे में प्रमुख इतिहासकारों ने क्या क्या कहा है, चाहे वह ब्रिटिश हिस्टोरियंस है, चाहे वामपंथी इतिहासकार है या राष्ट्रीय इतिहासकार है, उन्होंने अपने अलग अलग रिसर्च के आधार पर इस क्रांति का नेचर क्या बताया, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी रही है, उसके बारे में हम शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति का नेचर, उसका स्वभाव। कुछ अंग्रेज इतिहासकार थे, कुछ भारतीय इतिहासकार थे। उन्होंने इस क्रांति को अच्छे से पढ़ा, रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उन्होंने क्रांति की जो मूल भावना थी उस मूल भावना के बारे में उन्होंने वक्तव्य दिए थे। उन्होंने सबसे पहले अंग्रेज इतिहासकार आते हैं रीज ने इस क्रांति के बारे में कहा था कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच होने वाला संघर्ष है। सभ्यता यानी कि ब्रिटेन, यूरोप, और बर्बरता यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो सभ्यता खुद ही हजारों साल पहले की है, जिस सभ्यता में पहली सभ्यता से ही संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं, उन लोगों को सभ्यता सिखाने के लिए अंग्रेज आए थे। अंग्रेजों ने भारतीयों को संस्कार सिखाए थे, अनुशासन सिखाया था, सभ्यताएं सिखाई थी। तो यह माना जाता है कि कर्नल रीज ने यह कहा था कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच होने वाला संघर्ष था। सभ्यता यानी कि अंग्रेजों के और बर्बरता यानी कि इंडियंस के बीच। तो अंग्रेजों और इंडियंस के बीच होने वाला यह एक संघर्ष था। दूसरा इतिहासकार है T.R. होम्स ने इसके बारे में क्या कहा है कि यह ईसाइयों और कट्टरपंथियों के बीच होने वाला एक संघर्ष मात्र था। ईसाइयों यानी कि क्रिश्चियनिटी या यूरोप के लोग या विशेष रूप से ब्रिटेन के लोग जो ईसाइयत के समर्थक थे, और कट्टरपंथी जो भारत में रहने वाले लोग थे, ऑर्थोडॉक्स लोग थे, उनके बीच होने वाला मात्र एक संघर्ष था। यानी कि यह कोई आज़ादी के लिए लड़ा गया आंदोलन नहीं था, यह केवल ईसाई लोगों और जो कट्टरपंथी लोग हैं इंडियंस, उनके बीच होने वाली एक छोटी सी घटना है, छोटी सी झड़प थी। प्रोफेसर ताराचंद जो भारतीय इतिहासकार माने जाते, उन्होंने इसको नेशनल म्यूटिनी कहा है, इसको राष्ट्रीय विप्लव कहा है। यानी कि पूरे देश में पहली बार भारत को आज़ादी दिलाने के लिए पूरे भारतीयों ने अपना योगदान दिया था। प्रोफेसर अशोक मेहता इसके बारे में कहते हैं कि एक सुनियोजित संग्राम था, अ वेल प्लान्ड एंड कंप्लीट स्ट्रगल। क्रांतिकारियों के द्वारा पूरी योजना बनाकर कहाँ कहाँ क्रांति करनी है, कैसे करनी है, किस प्रकार से योजनाओं को अंजाम दिया जाएगा, इसकी पूरी तरह से एक प्लान्ड काम था और इस काम को अंजाम दिया गया था। तो अशोक मेहता ने इसको एक सुनियोजित षड्यंत्र या सुनियोजित संग्राम भी कहा है। रमेश चंद्र मजूमदार जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस माने जाते हैं, वामपंथी इतिहास का, उन्होंने इसके बारे में स्पष्ट कह दिया, यह तो ना राष्ट्रीय विद्रोह था, ना पहला स्वतंत्रता संग्राम था और न ही भारत की आजादी के लिए लड़ा गया आंदोलन था।
तो उनका कहने का मतलब है कि इसको एक छोटी सी घटना या छोटे से विद्रोह के अलावा बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता। ये भारतीय इतिहासकार हैं जो वामपंथी इतिहासकार माने जाते हैं। जेम्स आउट्रम, इन्होंने इस क्रांति के बारे में कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुओं तथा मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। 1857 की क्रांति में हिंदुओं तथा मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपना तन मन धन न्योछावर कर दिया था। और आउट्रम यही कहते हैं कि यह हिंदुओं तथा मुसलमानों का एक षड्यंत्र था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए। इससे ज्यादा इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। यह कोई आजादी के लिए लड़ा गया आंदोलन नहीं, बल्कि हिंदुओं तथा मुसलमानों के सामाजिक तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप हो रहा था। उन हस्तक्षेपों से दुखी होकर उन्होंने यह संघर्ष का रास्ता अपना लिया। वास्तविक रूप में 1857 की क्रांति क्या थी, इसके बारे में सही और सटीक बात किसी ने कही है तो क्रांतिकारी वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने कही है, जो खुद अंग्रेजी अत्याचारों का, शोषण का शिकार हो चुके थे, जो खुद अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में सजा भोग चुके थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा था, यह 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। भारत की आजादी के लिए पहली बार भारतीयों ने इतने सामूहिक रूप से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयास किया था, इसलिए यह भारत की आजादी के लिए लड़ा गया पहला स्वाधीनता संग्राम ही माना जा सकता है। और सावरकर की इसी बात को ही अधिकतम इतिहासकारों ने भी माना है कि वास्तव में यह भारत की आजादी के लिए लड़ा गया एक महत्वपूर्ण संग्राम था। तो अलग अलग इतिहासकारों ने इस क्रांति पर रिसर्च करके इस क्रांति के बारे में अपने ओपिनियन दिए हैं कि वास्तव में क्रांति क्या थी। आरपीएससी, यूपीएससी, कॉलेज लेक्चरर या स्कूल लेक्चरर में इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते रहे। 1857 की क्रांति के पश्चात 1857 की क्रांति का जो दूसरा चैप्टर हम थोड़ा देख रहे हैं वो है इस क्रांति के प्रमुख क्रांतिकारी और उन्होंने किस स्थान से इस क्रांति का नेतृत्व किया था और उस स्थान पर उन्होंने किन अंग्रेज अधिकारियों का सामना किया था। बहादुर शाह जफर और बख्त खां। बहादुर शाह जफर को क्रांतिकारियों ने अपना नेता मान लिया था। यह अंतिम मुगल सम्राट माने जाते हैं। मुगल सम्राट के प्रति सम्मान की भावना को देखते हुए बहादुर शाह जफर को क्रांतिकारियों ने क्रांति का नेता बना लिया था। हालांकि बहादुर शाह जफर बहुत अधिक बूढ़े हो चुके थे, क्रांति को लीड करने में इतने अधिक योग्य नहीं थे, लेकिन केवल और केवल मुगल सम्राट होने के कारण उनको क्रांति का लीडर भी बना दिया गया था। उनके साथ बख्त खां थे जिन्होंने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में क्रांति का मोर्चा संभाला था। उन्होंने निकलसन और हडसन की अंग्रेज सेनाओं का सामना भी किया था। तो बहादुर शाह जफर जो दिल्ली के ही मुगल सम्राट थे, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने क्रांति को लीड भी किया था। हालांकि आगे चलकर बहादुर शाह जफर को बर्मा की मांडले जेल में अंग्रेजों ने कैद भी कर लिया था। नाना साहब और तांत्या टोपे। नाना साहब जो मराठा पेशवा थे, नाना साहब और तांत्या टोपे ने कानपुर में इस क्रांति को लीड किया था। उन्होंने कैंपबेल तथा हैवलॉक की सेना का मुकाबला किया। तांत्या टोपे कई बार एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान भी चले गए थे, राजपूत राज्यों में भी आए थे सहायता मांगने के लिए। आगे चलकर उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी सहयोग किया था। तो कैंपबेल तथा हैवलॉक की सेनाओं का सामना नाना साहब और तांत्या टोपे के द्वारा किया गया था। इस क्रांति में कुछ महिलाएं भी शामिल थी जो क्रांति को लीड कर रही थी। उनमें पहला नाम आता है बेगम हजरत महल का, जिन्होंने लखनऊ में रहकर क्रांति का मोर्चा संभाला, अंग्रेजी सेना का जमकर सामना किया। कैंपबेल जो अंग्रेज अधिकारी था उसकी सेना के साथ उनका संघर्ष भी हुआ था। अगला नाम आता है लक्ष्मीबाई का, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो 1857 की क्रांति की सबसे महान क्रांतिकारी मानी जाती है। 1857 की क्रांति में कैप्टन ह्यूरोज जो अंग्रेज सेनापति था, कैप्टन ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की सेना पर आक्रमण कर दिया था और लक्ष्मीबाई अपनी सेना लेकर कालपी तक पहुंच चुकी थी। कालपी में कैप्टन ह्यूरोज की अंग्रेजी सेना और लक्ष्मीबाई की सेना के बीच मुकाबला हुआ और लक्ष्मीबाई इस युद्ध में शौर्य और वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। अभी 18 जून को ही उनका शहादत दिवस भी गया था।
तांत्या टोपे जो कानपुर में भी थे और ग्वालियर में भी वो 1857 की क्रांति को लीड कर रहे थे। अगला नाम आता है जगदीशपुर बिहार के जमींदार कुंवर सिंह का। कुंवर सिंह भी बहुत ज़्यादा एज हो चुकी थी उनकी, बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बिहार में क्रांति की अलख जगाई। जब वह अंग्रेज सेना से मुकाबला करते हुए गंगा नदी पार कर रहे थे, उनका एक हाथ इंजर्ड हो चुका था, इसलिए उन्होंने अपने एक इंजर्ड हाथ को काटकर गंगा नदी में बहा भी दिया था। आगे चलकर उन्होंने जगदीशपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में क्रांति का मोर्चा भी संभाला था। विलियम टेलर और विंसेंट आर्थर की शक्तिशाली सेना से कुंवर सिंह ने मुकाबला भी किया था। अगला नाम आता है मौलवी अहमदुल्ला, जिन्होंने फैजाबाद, अवध और अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों में मौलवी अहमदुल्ला ने कैप्टन रेनार्ड की सेना का मुकाबला किया था। कैप्टन रेनार्ड जो एक बहुत योग्य और बुद्धिमान सेनापति माने जाते थे, उन्होंने मौलवी अहमदुल्ला को बहुत अधिक परेशान भी किया था। लियाकत अली जो इलाहाबाद में क्रांतिकारी की भूमिका निभा रहे थे, कर्नल नील की सेना से इनका सामना हुआ। आगे चलकर ये पराजित भी हो चुके थे। बख्त खां जो पहले बहादुर शाह जफर के साथ दिल्ली में भी थे, आगे चलकर उन्होंने बरेली में भी क्रांति का मोर्चा संभाला था और यहाँ पर उनका मुकाबला आर्थर और कैंपबेल की शक्तिशाली अंग्रेज सेना के साथ हुआ था। तो ये प्रमुख क्रांतिकारी है बहादुर शाह जफर, बख्त खां, नाना साहब, तांत्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, लियाकत अली। इसके अलावा भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्रांतिकारी किसी न किसी रूप में क्रांति की अलख जगा रहे थे। क्रांति के प्रतीक चिन्ह थे कमल का फूल और चपाती। ये कमल का फूल और चपाती पूरे देश में वितरित किए गए थे और लोगों को क्रांति में क्रांतिकारी को सहयोग करने का संदेश भी दिया गया था। तो क्रांति का स्वरूप और प्रमुख क्रांतिकारियों ने किस प्रकार से 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया था। इस क्रांति के बारे में एक विशेष बात यह है कि यह क्रांति शुरू कैसे हुई। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में अपना डिस्कस कर लेते हैं। क्रांतिकारियों के द्वारा 31 मई 1857 का दिन क्रांति के लिए निश्चित किया गया था कि पूरे भारत में इसी दिन क्रांति की जाएगी। तो सभी क्रांतिकारियों की जो तैयारियां थी वो 31 मई 1857 के हिसाब से चल रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश यह क्रांति अपने समय से पहले हो गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में विद्रोह होने के साथ यह क्रांति शुरू हो गई और क्रांति की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है कि यह समय से पहले प्रारंभ हो गई थी। तो इस क्रांति का बैकग्राउंड क्या था, क्रांति शुरुआत कैसे हुई थी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा अंग्रेजी सेना, इस अंग्रेजी सेना में भारतीय भी शामिल थे, हिंदू सैनिक भी थे, मुसलमान सैनिक भी थे जो अंग्रेजी सेना में शामिल थे। इनको पहले जो राइफल दी जाती थी वह राइफल थी ब्राउन बैस, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेजी सेना में एक नई राइफल शामिल कर ली थी जिसको एनफील्ड राइफल कहा जा सकता है। यह पैटर्न 1853 पर आधारित थी और इसमें 0.577 कैलिबर के कारतूस यूज किए जाते थे। 0.577 कैलिबर के कारतूस यूज किए जाते थे। यह अफवाह फैल चुकी थी कि इस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस डाले जा रहे हैं उन कारतूसों को पहले मुंह से काटना पड़ता था, उसके बाद ही आप राइफल में बारूद भर सकते थे। और यह अफवाह फैल चुकी थी कि इन कारतूसों में गाय तथा सुअर की चर्बी का लेप लगा हुआ है। तो एक प्रकार से यह हिंदुओं तथा मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगाने वाली बात थी। शुरुआत में बंगाल के दमदम शस्त्रागार में इस राइफल को शुरू किया गया, हालांकि वहां पर विद्रोह की कोई संभावनाएं नहीं बनी। आगे चलकर 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर में भी छावनी में इस राइफल को शामिल किया गया। वहां पर थोड़ी बहुत जरूर विद्रोह की संभावनाएं बनी थी। वास्तविक रूप में देखा जाए तो सैनिक छावनियों में एक स्थान पर घटना आती है कि एक जो खलासी होता है या जो निम्न दलित जाति का व्यक्ति था, वह किसी ब्राह्मण सैनिक से पानी पीने के लिए मांगता है, तो ब्राह्मण सैनिक उसको अछूत मानकर उसको पानी पीने से मना कर देता है। तब वह व्यक्ति कहता है कि मेरे को पानी पिलाने में तुम अपना अधर्म समझते हो,
जबकि तुम जिन कारतूसों का प्रयोग करने जा रहे हो उन कारतूसों में गाय तथा सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ है। तो वास्तविक रूप में वहां से सैनिक छावनियों में यह बात फैल गई थी कि एनफील्ड राइफल में यूज किए जाने वाले कारतूसों में गाय तथा सूअर की चर्बी का लेप है। और बहरामपुर के बाद 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में भी जब यह बात पहुंची तब वहां पर एक सैनिक मंगल पांडे ने इस प्रकार के कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और उसने वहां पर कैप्टन बाग और सार्जेंट की भी हत्या कर दी थी। तो एक प्रकार से मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर की छावनी में जो बंगाल इन्फेंट्री थी, इसी बंगाल इन्फेंट्री की बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया था। यह विद्रोह शुरुआत में सैनिक छावनियों में हुआ था। आगे चलकर पूरे भारत में जहां जहां क्रांति की व्यवस्थाएं चल रही थी उन सभी क्षेत्रों में भी यह क्रांति की सूचना फैल चुकी थी। पब्लिकली यह क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ में घटित होने के बाद फैल चुकी थी। अभी तक यह सैनिक छावनियों में चल रही थी, लेकिन 10 मई 1857 को मेरठ में इस क्रांति का सूत्रपात हो गया और यहीं से क्रांति शुरुआत हो चुकी थी। क्रांतिकारियों ने जो 31 मई 1857 का दिन निश्चित किया था, लेकिन उसके 21 दिन पहले यह क्रांति शुरू हो जाने के कारण क्रांतिकारियों की जो भी योजनाएं थी वो सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई। वो अपनी योजनाओं के हिसाब से काम नहीं कर पाए, लेकिन अंग्रेज सैनिकों ने, अंग्रेज सेनापतियों ने क्रांतिकारियों के लिए आगे चलकर मुश्किलें खड़ी करनी शुरू कर दी थी। क्रांतिकारियों और अंग्रेज सेना के बीच लगातार विद्रोह हुए। कई क्रांतिकारी इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, कई क्रांतिकारियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, कई क्रांतिकारियों को फांसी की सजा भी दी गई थी। तो कुल मिला के 1857 की क्रांति पहली बार संपूर्ण भारत के स्तर पर लड़ा गया वह स्वतंत्रता संग्राम था, जिसकी नींव पर आगे चलकर भारत की आजादी का महल खड़ा होने वाला था। तो 1857 की क्रांति कहीं न कहीं 90 साल बाद हमें जो भारत की आज़ादी मिली थी, उस आज़ादी की पृष्ठभूमि में 1857 की क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बिना हम भारत की आज़ादी की कल्पना ही नहीं कर सकते। आगे चलकर जो भी आंदोलन हुए हैं उन सभी आंदोलनों में कहीं न कहीं 1857 की क्रांति का जो बारूद था वह बारूद लगातार उन आंदोलनों को गति दे रहा था और इसी का परिणाम था कि आगे चलकर 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा भारत को आज़ादी देनी पड़ी। तो भारत की आज़ादी इसी 1857 की क्रांति की भूमिका से प्राप्त हुई थी। उम्मीद है आपको आज का चैप्टर पसंद आया होगा। मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री बाय विशाल सोलंकी को जाकर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, YouTube के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।